नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बड़ी खबर है एमपी की सियासत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के वोट फॉर्मूले में 15 मंत्री पास हुए हैं और 30 मंत्रियों में से 9 खड़े नहीं उतर पाए। 6 बाउंड्री लाइन पर हैं। 50 विधायकों के यहां मतदान ज्यादा हुआ है। परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। निगम मंडलों में कई नेताओं को एडजस्ट भी किया जा सकता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए कद्दावर नेताओं को भी जगह मिल सकती है। तो वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अमित शाह ने एक फॉर्मूला सेट किया था मतदान प्रतिशत को लेकर और ग्राफिक्स भी देखिए। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से नेता हैं जिनके क्षेत्रों में कम वोटिंग हुई। विश्वास सारंग आपको नजर आएंगे जिनके क्षेत्र में अभी कम वोटिंग हुई। उसके बाद कृष्णा गौर के क्षेत्र में भी कम वोटिंग हुई है। लगभग 10% वोटिंग कम हुई है यहाँ पर। प्रद्युमन सिंह तोमर के क्षेत्र में 6.75% कम मतदान हुआ। जी हाँ, नारायण सिंह कुशवाहा के क्षेत्र में 2.74% कम मतदान हुआ है। विजय शाह भी इस लिस्ट में है जिनके क्षेत्र में 12% से ज्यादा मतदान कम हुआ है। करण सिंह वर्मा भी हैं इसमें और इनके क्षेत्र में भी 7% से कम मतदान हुआ। गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र में करीब 10% कम मतदान हुआ है। अनिल सिंह कंसाना भी इस लिस्ट में है और इनके क्षेत्र में तो काफी ज्यादा है, 20% से ज्यादा कम मतदान हुआ है यहाँ पर। राकेश शुक्ला की बात करें तो करीब 11% कम मतदान हुआ। गौतम टेटवाल के क्षेत्र में 5.61% मतदान कम हुआ है। तो वोटिंग भी घटी है। एमपी की 29 सीटों पर 4.25% वोटिंग घट गई और इस बार कुल 66.87% वोटिंग हुई। 2019 में 71.12% मतदान हुआ था। छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 79.83%। रीवा में सबसे कम 49.42%। विदिशा, गुना और राजगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो 26 सीटों पर वोटिंग घटी है, कम हुई। कांग्रेस बीजेपी में कड़ी टक्कर वाली सीटों पर अच्छा मतदान हुआ है। अब बात कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में सिंधिया आवास पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भी ढांढस बंधाया है। ये तस्वीरें जब शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हुए थे सिंधिया आवास। केंद्रीय मंत्री सिंधिया की माताजी का निधन हो गया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन एक दुखद खबर निकलकर सामने आती है कि माधवी राजे सिंधिया हमारे बीच नहीं रहीं और शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और इसी पर और अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम दिल्ली का रुख कर देते हैं। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, बेहद दुखद पल हम कहेंगे सिंधिया परिवार के लिए। सिंधिया जी की माता जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं। कौन कौन से नेता पहुंचे थे अमृत, जरा बताइए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। जी सुमित, अभी मैं सिंधिया जी के जो घर है वहाँ पे आवास है वहीं पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ पे लगातार जो जितनी भी राजनीति गैर राजनीतिक जुड़ी हुई जितनी भी हस्तियाँ हैं वो पहुँच रही हैं, उनका क्रम लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान मिले हैं, उसके बाद एसपी सिंह बघेल यहाँ से मिल करके गए हैं और लगातार जो मध्य प्रदेश से लेकर के देश के बड़े नेताओं की फहरिस्त लगी हुई है। यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा हुआ है और सभी जो है यहाँ पे जो अपने अनुभव हैं इस परिवार के साथ, ख़ास तौर पर माधवी राजे सिंधिया के साथ, वो सारे अनुभव जो है वो लोग मीडिया से भी साझा कर रहे हैं। और जब एक दूसरे से बातचीत चल रही है तो इस परिवार की जो एक कहा जाए कि जो एक एसेंस रहा है कि जिस तरह से जेनरॉसिटी रही है, जो मेंटेन करते रहे हैं लोगों के बीच में, तो वो उसकी काफ़ी चर्चा है हो रही है। ख़ासतौर पर इस बात को लेकर के हो रही है कि किस तरह से जब माधवराव सिंधिया के बीच जब ये शादी हुई थी, किस तरह से एक बड़ा माहौल बना था उस वक्त के दौर में, उसको भी लोग याद कर रहे हैं। हर छोटी छोटी कहानियाँ हैं जिसको लोग अपने तरह से उसको एक तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं।
और साथ ही साथ इसके केवल बीजेपी के नेता ही नहीं, अमृत, केवल बीजेपी के नेता नहीं, और भी अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंच रहे हैं सिंधिया आवास उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, जो ये बताता है कि राजनेताओं में मतभेद होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते। बिल्कुल, यहाँ पे मैंने कहा कि हर क्षेत्र से जितनी भी बड़ी हस्तियाँ हों, चाहे आम आदमी हो, उनके आवास पे लगातार पहुँच रहा है। ये तांता लगा हुआ है यहाँ पे। अभी राजमाता की जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ शाम के 7 बजे तक रखा जाएगा और इसके बाद जो है उनको जो है कल जो है ग्वालियर में अंतिम संस्कार होगा उनका। तो ये अभी जो जैसे खबर मिली कि 3 बजे से 7 बजे तक पार्थिव शरीर यहाँ पे आवास पे, उनके दिल्ली आवास पे रहेगा, तो यहाँ पे क्रम जो है लगातार लोगों का है, आने जाने का सिलसिला जारी है। लोग आम तो जो हो, चाहे वो खास लोग हों, सभी यहाँ पहुँच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ठीक अमृत, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 75 साल की थीं और पिछले 3 महीने से उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली। उनकी पार्थिव देह बुधवार दोपहर 3 बजे से शाम के 7 बजे तक दिल्ली वाले आवास पर ही रखी जाएगी और अंतिम संस्कार ग्वालियर में किया जाएगा। अब बात कुछ और खबरों की। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होने वाले दीपक जोशी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ वरिष्ठ लोगों की समझाइश के बाद उन्होंने बीजेपी में वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन इसके लिए उनके सामने शर्त रखी गई थी कि शिवराज सिंह चौहान समेत एक अन्य वरिष्ठ नेता के घर जाकर उनको माफी मांगनी होगी, जिसके बाद उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया। साथ ही जोशी ने इन अन्य मुद्दों पर भी बात की है, सुनिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में दीपक जोशी जाना पहचाना नाम है। वो भाजपा में रहे और भाजपा का दामन छोड़ के फिर कांग्रेस में आए। सर, बीच में बिल्कुल लगा कि आप आ ही गए हैं भाजपा में और एक दिन तो बिल्कुल ज्वाइनिंग होने वाली है, तैयारियां शुरू हो गई थी भाजपा के में। आखिर हुआ क्या, क्यों फिर वो जो है टल गया, आखिर किन कारणों से टला? मैं भाजपा में दोबारा जाने की मेरी तो स्वयं की कोई इच्छा नहीं थी। मैं ना उस चीज़ को लेके जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों की समझाइश थी कि आपको वापस भाजपा में आ जाना चाहिए। और उनका कहना था, मूल कारण जो था, सबका कहना था कि आपका शिवराज सिंह चौहान जैसे डिफरेंसेस थे, उनको पार्टी ने हटा दिया। तो आपकी बात मान ली, तो क्यों ना आप पार्टी में वापस आ जाए। मैंने कहा ठीक है, अगर आप पहल करते हो तो मैं पार्टी में आ जाऊँगा। उन्होंने पहल करी, पार्टी से खबर भी आई कि आपको 11 मार्च को कि आपको पार्टी में आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूँगा। लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आती कि अभी आप रुक जाएँ। रुकने के बाद फिर खबर आती है कि आपको 2 लोगों के पास जाके बात करना पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, बात कर लूँगा। बात करने के साथ साथ ये हिदायत दी गई कि उनके घर जाना, मैं ठीक घर चला जाऊँगा। घर जाने के बाद मुझे खबर आई कि आपको उनसे माफ़ी मांगना पड़ेगी। तो मैंने कहा भाई मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं कार्यकर्ताओं से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, पार्टी के अध्यक्ष से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जिलाध्यक्ष हो सकता है, आपका प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, कि भाई अध्यक्ष हमारा पार्टी का सब कुछ होता है, तो हम उसको मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको कि 2 व्यक्तियों से मैं माफ़ी मांग लूँ, तो मैं कतई तैयार नहीं हूँ। मैं अब जहाँ हूँ वहीं रहूँगा। और उसी समय मैंने कांग्रेस के कार्यालय गया और मैंने कहा मुझे जो भी काम देना आप दीजिए, छोटा मोटा जैसा भी काम देना मैं काम करूँगा। और उस काम में मैं लग गया। तो आपने सुना दीपक जोशी जी को, बहुत साफगोई से वो अपनी बात रखते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि किसी भी संगठन में, अपने संगठन में भी जो बुराई है उसको भी उजागर करते हैं। भाजपा जो कि उनका पूर्व संगठन है, उसमें जो बुराइयां हैं उनको भी उजागर किया। लेकिन वो साफ कहते हैं कि जो पार्टी जनता की सुनेगी वही आगे राज करेगी। फिलहाल यहीं विराम लेते हैं। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दावा किया था कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाएंगे, सभी सीटें जीतने का दावा किया, लेकिन बीजेपी का यह दावा हवा हो गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में बीजेपी ने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को लेकर कहा है कि चुनाव खत्म हो गए हैं, जो जाने वाले थे वो चले गए हैं, वो बीजेपी के मंच पर ही बैठ जाएं, ये बड़ी बात है। कुल मिला के पहले 2 चरणों के 35% बूथ ऐसे थे जहाँ बूथ पर ऐसे कई बूथ निकले जहाँ 375 वोट के डाले। तब बीजेपी और झूठ, बीजेपी और पाखंड एक
एक अलग तरह का नैरेटिव बनाने की जो उनकी संभावनाएं रहती है उसको एक तरह से पर्दाफाश हुआ। इंदौर में मंगलवार को पुलिस ने सुपारी के दर बदमाश शाकिर का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। इस एनकाउंटर में खास भूमिका निभाने वाले टीआई नीरज कुमार मेढ़ा से खास बातचीत की विस्तार न्यूज ने सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मौजूद है टीआई नीरज कुमार मेढ़ा। किस तरह से शूट आउट हुआ था हम उन्हीं से जानेंगे। कल रात्रि में सूचना मिली थी कि ये जो बदमाश है 12 तारीख को इनके द्वारा गोली चालन किया गया था, वो और भी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं। मुखबिर सूचना पे उनको रोकने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। उसमें हम लोगों ने आत्मरक्षा के लिए उन लोगों के ऊपर 2 राउंड फायर किए हैं, जिसमें एक आरोपी शाकिर को घायल हुआ था और एक अन्य आरोपी उसको हमने घेराबंदी करके पकड़ा था। चलती गाड़ी में ही ये फायरिंग हुई थी, आपका निशाना भी सटीक लगा। आप ट्रेनिंग के टाइम पर भी शूटर हुआ करते थे स्टेट लेवल? हाँ, हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है सभी वेपन्स की शूटिंग की, तो इसमें मेरा अच्छा उसमें था। आपके कान के पास से निकली थी गोली, वो गाड़ी भी हमने देखी जिसमें कांच फूटे थे, तो क्या डर लगा था एक पल के लिए कि अरे ये क्या हुआ, गोली तो नहीं लग जाएगी कहीं? हाँ, अचानक मतलब हम लोग उसके लिए तैयार थे क्योंकि उनके पास हथियार है तो वो फायर कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग भी उसके लिए तैयार थे, तो ज़्यादा ऐसा डर वाली कोई बात नहीं थी। तो जनरली पुलिस वेपन का इस्तेमाल नहीं करती है, फायर आर्म्स का, तो क्या आला अधिकारियों की तरफ से भी छूट थी कि आपने ऑन स्पॉट ये फैसला ले लिया कि हाँ हम भी जवाबी फायर करें? आत्मरक्षा के लिए तो हम लोगों को वेपन्स दिए जाते हैं, तो इसलिए हमने उसका उपयोग किया। जब हमने हमारे ऊपर आ गई तो हमने फिर करना ही पड़ेगा। तो एक काफ़ी अच्छा संदेश आपने इंदौर के बदमाशों को दिया है। पिछले दिनों में कुछ लगातार क्राइम भी बढ़े हैं, अब इन बदमाशों को और क्या संदेश है पुलिस का? हाँ, बदमाशी तो कोई भी अलाउ नहीं करेगा, जो बदमाशी करेगा उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो इंदौर के बहादुर टीआई इन्हें कहा जा सकता है, और जिस तरह से वारदात हुई है कहीं न कहीं बदमाशों में भी अब पुलिस का खौफ पैदा होना शुरू हो जाएगा। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। उधर जबलपुर में बरगी विधायक नीरज सिंह ने राघव वेयर हाउस का औचक निरीक्षण किया, जहां पर हजारों कुंटल सड़ा हुआ और गुणवत्ताहीन गेहूं मिला है। जानकारी के मुताबिक लगभग 212 किसानों से 25,800 कुंटल गेहूं खरीदा गया था, जिसके लिए करीब 4 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वेयर हाउस में कुछ दिनों पहले फूड कंट्रोलर ने भी जांच की थी। पूरे मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। जांच के बाद और भी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो देश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। इसी बीच गर्मी के तेवर को लेकर मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। भोपाल स्थित केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक प्रकाश धवले ने विस्तार में उससे खास बातचीत की। क्या कुछ कह रहे हैं मौसम को लेकर, सुनिए। मौसम विज्ञानी हमारे बीच में, उनसे समझेंगे कि आगे 2-3 दिन क्या स्थितियां रहने वाली हैं। सर, जैसे कि हमने पिछले 24 घंटे में पूर्वानुमान दिया था, उसी के हिसाब से जो है वेदर रियलाइज़ हुआ है और पूरे प्रदेश में कहीं कहीं जो है अच्छी बारिश देखी गई है, गरज चमक के साथ बौछारें दिखी है, तेज हवाएं भी चली है। तो ये सैटेलाइट पिक्चर क्लियर व्यू बता रहा है और इसी की वजह से आप देख भी रहे हैं कि जो ये मध्य प्रदेश का पोर्शन है यहाँ पे क्लाउडिंग भी आपको दिख रहा है। तो आने वाले 24 घंटे में जो है इसमें मध्य प्रदेश में जो है हल्की मीन्स गरज चमक के साथ बौछारें गिरेगी और कहीं कहीं जो है वो तेज हवाएं भी चल सकती है। 15 तारीख का यहाँ पे इन्होंने बताया है पूरा। तो ये मीन्स ईस्ट मध्य प्रदेश और वेस्ट मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा जो भाग है, तो वहाँ पे हमने येलो अलर्ट दिया हुआ है। और फिर 17 तारीख को ये जो सिस्टम जो है पूरा क्लियर हो के फिर जो है अभी ये ऊपर में जो येलो दिख रहा है ये हीट वेव का अलर्ट दिया हुआ है। सर, चंबल का इलाका जो है वहाँ हीट वेव का आपने कहा गर्मी मतलब तीखी रहने वाली है। बाकी प्रदेश में आगामी दिनों में क्या हीट वेव जैसी स्थिति रहेगी या फिर गर्मी सामान्य रूप से रहेगी? बाकी प्रदेश में जो है क्या है कि जो उसका सामान्य तापमान जो है अधिकतम तापमान जो उसके ऊपर जो 4.5 डिग्री अगर गया तो हीट वेव को अपन समझ सकते हैं, पर बाकी प्रदेश में ऐसी थोड़ी संभावना कम है 18 तारीख तक, तो इसलिए वहाँ पे हीट वेव की संभावना कम है। जी, तो आपने देखा अभी हमारे धवले जी ने बताया कि हीट वेव केवल चंबल में है, वहाँ गर्मी परेशान करेगी। 17-18 तारीख को रहने वाली है वहाँ पर। बाकी प्रदेश में बनिस्बत आप गर्मी सहन कर पाएंगे। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए। 3 साल से इंतजार कर रहे मध्य प्रदेश के नर्सिंग छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ, क्योंकि आज से नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू हो ही गईं।
मध्य प्रदेश में कुल 181 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 30,799 परीक्षार्थी हैं। खंडवा के नंद कुमार सिंह मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग परीक्षाओं का सेंटर बनाया गया है, जहां परीक्षा देने पहुंचे नर्सिंग छात्र छात्राओं से खासा उत्साह उनमें नजर आया। सर तकलीफें तो बहुत आई, क्योंकि एक गोल क्रिएट करके चल रहे थे हम, वो गोल बिल्कुल भी मतलब वैसे हो ही नहीं रहा था जैसे हम सोच के चल रहे थे, जैसे सोच के एडमिशन लिया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब अगर यूनिवर्सिटी ना अब एग्जाम्स भी ले तो वो जो 3 साल के जो 3 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं उसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे, और उस भरपाई को यूनिवर्सिटी कैसे कर पाएगी। सर 3 साल भी एग्ज़ाम हुई है तो नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ स्टूडेंट्स का, क्योंकि सब लोग बाहर से आते हैं और फिर मतलब कि एक सिटी में रहना उनके लिए बड़ा मुश्किल था 3 साल तक, मतलब इतना प्रेशर था। और फिर मतलब घर वालों को भी थोड़ा प्रेशर होता है, स्टूडेंट्स पर बाहर रहते हैं, जल्द से जल्द कॉलेज नहीं मतलब एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, और फिर मतलब इस तरह से हमारी डिग्री भी पोस्टपोन हो जाएगी, मतलब बहुत लेट होगी, तो हमारा ईयर थोड़े से वेस्ट हुआ है सर उसमें। वहीं कटनी में नगर निगम ने गर्मी को देखते हुए आग बुझाने की मॉक ड्रिल की। शहर के शालीमार मार्केट में पहले तो कचरे में आग लगाई गई और उसके बाद फॉग मशीन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग बुझाई गई। मॉक ड्रिल में नगर निगम के फायर सेफ्टी कर्मचारी और एसडीआरएफ की टीम भी शामिल रही। नगर निगम ने मॉक ड्रिल की है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग बुझाने की मॉक ड्रिल की है और आग बुझाने की मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ के अधिकारी, एसडीआरएफ की टीम भी यहां पर शामिल हुई थी। पहले आग लगाई जाती है, फिर उसके बाद आग को बुझाया गया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और एसडीआरएफ के कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। जिस तरीके से हम देखते हैं कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसकी तैयारियों को लेकर ये मॉक ड्रिल भी की गई। मुस्लिम धर्म छोड़कर हैदर शेख से हिंदू बने हरिनारायण बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे और बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि मैं जब से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आया हूं, जब से हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया है, मेरे जीवन में सनातन धर्म के प्रति और मेरे मन में एक अलग ही शांति प्राप्त हो रही है और पूरे परिवार में एक अलग ही ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। तो महाकाल मंदिर पहुंचे थे हरिनारायण बाबा, हैदर शेख से हिंदू बने हरिनारायण और महाकाल मंदिर में बैठकर, नंदी हॉल में बैठकर विधि विधान से बाबा महाकाल की पूजा की और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए हैदर शेख। और वो कहते हैं कि जब से मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में वो लौटे हैं, हिंदू धर्म उन्होंने अपनाया है, उनके जीवन में सनातन धर्म के प्रति और उनके मन में एक अलग ही शांति आई है और परिवार में भी एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है जब से वो सनातन धर्म में आए हैं। हिंदू धर्म को जब से उन्होंने अपनाया है, उनके परिवार में भी एक पॉजिटिव एनर्जी और एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है। और इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।